इस देश में कई तरह के चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनाव होते हैं जिन्हें हम आम चुनाव कहते हैं। अलग अलग प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होते हैं या फिर तीसरी सरकार का चयन होता है जिन्हें हम स्थानीय निकाय चुनाव कहते हैं, जिनमें पंचायत स्तर पर होते हैं या फिर नगर निकाय के चुनाव होते हैं। इन चुनावों के बारे में देश के लोग जानते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उपचुनाव को लेकर। अब आप सोच सकते हैं कि उपचुनाव में ऐसा क्या खास है जिसके लिए हम आज विशेष तौर पर बात करने आए हैं। क्योंकि कुछ प्रदेशों में सरकारें चल रही होती हैं और एक या दो सीटों पर उपचुनाव होना होता है, या फिर देश में सरकार चल रही होती है, किसी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना होता है। इसी तरीके से एक सीट पर उपचुनाव होना है जिसकी चर्चा हम करने आए हैं। अब आपको जरूर लगेगा कि आखिर एक सीट में ऐसा क्या खास है, लेकिन जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस सीट की बात करने जा रहा हूं, तब शायद आप खुद समझ जाएंगे कि यह सीट क्यों खास है कि इस पर चर्चा हो रही है। बिहार की एक विधानसभा सीट है और वो सीट पूरे देश में इन दिनों सुर्खियों में है। आखिर उस सीट में ऐसा क्या खास है? उस सीट की चर्चा अलग अलग प्रदेशों में उपचुनाव होने हैं और जाहिर तौर पर कई प्रदेशों में कुछ सीटों पर, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। उसी तरीके से बिहार में भी एक विधानसभा सीट है जहां उपचुनाव होना है। फिर उस एक विधानसभा सीट की चर्चा पूरे देश में क्यों हो रही है? हम बात कर रहे हैं बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट की। बांकीपुर विधानसभा सीट पटना के शहरी क्षेत्र की एक सीट मानी जाती है और यह सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। और सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश में बांकीपुर विधानसभा सीट सुर्खियों में है। सब लोग इस बात पर नजर गड़ाए बैठे हैं कि आखिर बांकीपुर का परिणाम क्या होगा। बांकीपुर में जो बाई इलेक्शन होना है, जो उपचुनाव होना है, उसके नतीजे क्या होंगे और उसके नतीजों का असर क्या होगा, उसके इंपैक्ट या साइड इफेक्ट क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बांकीपुर विधानसभा सीट ये एक ऐसी सीट है जो अब तक बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। बीजेपी का एक ऐसा मजबूत किला जो पिछले 3 दशकों में कोई तोड़ नहीं सका, इस किले को भेद नहीं सका, इस गढ़ को ध्वस्त नहीं कर सका। साल 1995 ये वो विधानसभा चुनाव का साल था जब बिहार के विधानसभा चुनाव में यह सीट मजबूती के साथ बीजेपी के खाते में गई और इस सीट से चुनाव जीत कर आए थे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा। लेकिन तब यह बांकीपुर विधानसभा सीट नहीं कहलाती थी, तब यह पटना पश्चिम सीट हुआ करती थी। पटना शहर की 3 सीटें होती थीं। एक पटना पूर्वी जहां से नंदकिशोर यादव जीतते थे, दूसरी थी पटना पश्चिमी जहां से नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा चुनाव जीते, और तीसरी शहर की सीट थी पटना मध्य जहां से दिवंगत सुशील मोदी विधानसभा चुनाव जीते। सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। यह पटना पश्चिम सीट जो है नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जीतते हैं और वहां से 1995 से यह सीट बीजेपी के खाते में जो गई, उसके बाद आज तक वो सीट बीजेपी के पास बरकरार रही। उसके बाद 2005 में नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा एक बार फिर चुनाव जीतते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ही समय बाद उनका निधन हो जाता है। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की जब मौत होती है तो उसके बाद वहां उपचुनाव होता है और उस उपचुनाव में नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे नितिन नवीन विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, पहली बार चुनाव लड़ते हैं, और वहां की जनता एक बार फिर से नितिन नवीन के ही खाते में यानी बीजेपी के खाते में यह सीट डाल देती है। चूंकि वो नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे थे तो जाहिर तौर पर इस बार जनता का मत उनके पक्ष में और मजबूती से गया और वो अच्छे वोटों से वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। नितिन नवीन विधायक बनते हैं। उसके बाद 2010 में विधानसभा चुनाव होते हैं जिसमें एनडीए को प्रचंड बहुमत हासिल होता है और उसमें एक बार फिर से नितिन नवीन उस सीट पर चुनाव जीत जाते हैं। यानी 2005 के बाद से जो एक बाई इलेक्शन होता है उसके बाद नितिन नवीन जीतते हैं और उसके बाद से लगातार वो वहां से विधायक जीतते रहे, विधायक के तौर पर बनते रहे। 2015 वो जीतते हैं, 2020 में वो जीतते हैं और फिर हालिया में 2025 में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी वो चुनाव जीत जाते हैं। अब जैसा कि सब लोग जानते हैं कि नितिन नवीन अचानक से बड़े नेता बनते हैं, और अचानक से बड़े नेता इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उससे पहले वो राज्य स्तर पर तो कामयाब थे, विधायक थे, बिहार सरकार में मंत्री थे,
लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि नितिन नवीन अचानक से देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। और नितिन नवीन जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, वो राज्य स्तर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जाते हैं। अब बीजेपी का नेतृत्व, बीजेपी की लीडरशिप और उसके चीफ नितिन नवीन, उनका कद बहुत बड़ा हो जाता है। बीजेपी तय करती है कि नितिन नवीन को अब हम देश के उच्च सदन में राष्ट्रीय स्तर पर यानी राज्यसभा में भेजेंगे। राज्यसभा के लिए वो निर्वाचित होते हैं। वो विधानसभा सीट से इस्तीफा दे देते हैं। जाहिर तौर पर अब वो राज्यसभा के सांसद के तौर पर जब शपथ ले चुके होते हैं तो विधायक के तौर पर नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने विधानसभा सीट छोड़ दी। अब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा खाली की गई सीट है बांकीपुर, और बांकीपुर 3 दशकों से बीजेपी का गढ़ रही है। अब जरा सोचिए कि अगर इस सीट पर बीजेपी बाई इलेक्शन में जा रही है, उपचुनाव में जा रही है, और सामने विपक्ष से भी कैंडिडेट हो, बीजेपी हर वो प्रयास यानी वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि जनता को अपने पक्ष में गोलबंद कर सके और बीजेपी ये चुनाव जीते, क्योंकि ये नितिन नवीन के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है। ये बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुका हो, उसने कोई सीट खाली की हो, और वो सीट अगर बीजेपी गंवा दे तो उसके सम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। यहां तक कि नितिन नवीन के लिए बहुत बड़ी ये चुनौती होगी, क्योंकि नितिन नवीन जो लंबे समय से यहां विधायक रहे, वहां की जनता से उनका कनेक्शन रहा। नितिन नवीन कहते हैं कि जनता उन्हें बहुत मानती है, जनता कहती है कि नितिन नवीन से उनका गहरा लगाव है। तो ऐसे में नितिन नवीन का अगर दावा है कि बांकीपुर सीट उनके लिए दिल के करीब है, बांकीपुर की जनता उनके दिल के करीब है, तो ये उम्मीद पार्टी भी करेगी कि नितिन नवीन वहां से उपचुनाव में जो भी उम्मीदवार है उसे जिताकर विधानसभा में पहुंचाए। अब जाहिर तौर पर नितिन नवीन की ये खाली की हुई सीट है, तो इसकी चर्चा होना स्वाभाविक है। तो पूरे देश में कुछ अन्य प्रदेशों में भी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन चर्चा में है अगर कोई एक सीट तो वो है बांकीपुर। बांकीपुर में इसको देश की नजर में अगर ये सीट है तो सिर्फ बीजेपी की वजह से भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ और कारण ऐसे बन गए कि ये सीट सबकी नजर में आई। कारण ये कि प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार, उसके संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के कैंडिडेट्स पूरे प्रदेश में उतारे थे, लेकिन एक भी सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज नहीं जीत पाई थी। अब 2025 के नवंबर में ये चुनाव हुए थे, और उसके लगभग 7-8 महीने के बाद चुनाव फिर से हो रहे हैं बांकीपुर विधानसभा सीट पर। यहां प्रशांत किशोर की पार्टी का उम्मीदवार 2025 में जब मैदान में उतरता है तो उसे महज 7,700 के करीब वोट आए थे, लगभग 8,000 के आसपास। अब 7,500-8,000 वोट अगर प्रशांत किशोर की पार्टी को मिला और वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए कैंडिडेट, तो जाहिर तौर पर ये सोच रहे थे लोग कि पता नहीं प्रशांत किशोर एक बार फिर से वहां पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे या नहीं। लेकिन चौंकाने वाली बात तब हो गई जब प्रशांत किशोर की पार्टी से कोई और कैंडिडेट नहीं आया, बल्कि खुद पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी उम्मीदवारी यहां से तय कर दी। पार्टी ने तय किया कि खुद प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी का औपचारिक ऐलान हो गया और बहुत जल्द वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। अब प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर एक बड़े चुनावी रणनीतिकार के तौर पर देश में जाने जाते हैं, पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों के लिए वो पहले काम कर चुके हैं, इसलिए उनकी पहचान पूरे देश में है। तो प्रशांत किशोर को अगर हम ये कहें कि वो राज्य स्तर के नेता हैं, तो ऐसा नहीं है। वो एक बड़ा चेहरा है, और बड़ा चेहरा पूरे देश के लिए है, अलग अलग प्रदेशों में काम कर चुके हैं। प्रशांत किशोर अगर खुद उम्मीदवार बनते हैं तो लोगों को लगता है कि आखिर प्रशांत किशोर की पार्टी 2025 में जब इतनी बुरी तरह से चुनाव हार चुकी है, फिर ऐसा क्या खास दिखा पिछले 7-8 महीने में कि प्रशांत किशोर ने अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को बांकीपुर में दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। आप जरा सोचिए कि प्रशांत किशोर की प्रतिष्ठा कितनी जुड़ी है। उनकी पार्टी की भद पिट चुकी है विधानसभा चुनाव में, लेकिन उपचुनाव में वो खुद मैदान में आ गए हैं, जबकि 2025 के चुनाव में वो किसी भी सीट से मैदान में नहीं उतरे थे, लेकिन इस बार वो खुद चुनाव लड़ने के लिए आ गए हैं। ये तो दो चेहरे की बात हो गई, एक बीजेपी का चेहरा होगा, एक प्रशांत किशोर होंगे। तीसरा कैंडिडेट भी है, और वो है आरजेडी का।
क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में वहां से आरजेडी ही मुख्य प्रतिद्वंदी थी। रेखा गुप्ता वहां से चुनाव लड़ी थी आरजेडी के टिकट पर, और रेखा गुप्ता को लगभग 46-47 हजार वोट भी आए थे। लेकिन कांग्रेस उससे पहले 2020 के चुनाव में कांग्रेस यहां से उम्मीदवार अपना उतार चुकी थी। गठबंधन के तहत कांग्रेस के लव सिन्हा, जो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, बड़े बेटे लव सिन्हा, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उसमें भी वो चुनाव हार गए थे और नितिन नवीन जीते थे। 2025 के चुनाव में रेखा गुप्ता को यह सीट गई थी, यानी बीजेपी आरजेडी ने वहां अपना कैंडिडेट उतारा था, कांग्रेस को वो सीट नहीं मिली थी, इसलिए रेखा गुप्ता आरजेडी उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ी और उनको भी लगभग 47 हजार वोट पाए थे उन्होंने। लेकिन चुनाव जीता था नितिन नवीन ने, जिनको लगभग 98 हजार वोट मिले थे। यानी रेखा गुप्ता के जितने वोट थे उससे दोगुने से भी ज्यादा वोट नितिन नवीन को मिले थे। एक बड़ी जीत हुई थी नितिन नवीन की। तो आरजेडी ने तय किया कि एक बार फिर से रेखा गुप्ता को ही वहां उम्मीदवार बनाया जाएगा। रेखा गुप्ता उस जगह पर उम्मीदवार बन चुकी हैं, आरजेडी ने ऐलान कर दिया है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, चूंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब इनमें से किसी भी बड़े कैंडिडेट ने अभी नॉमिनेशन नहीं किया है। यानी अगर हम ये कहें कि बांकीपुर सीट पर इस बार मुकाबला दो पक्षीय, द्विपक्षीय नहीं बल्कि त्रिकोणीय होगा, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर खुद मैदान में है तो जाहिर तौर पर उन्होंने हवा का रुख देखा होगा, कुछ महसूस किया होगा, कुछ आकलन किया होगा, तभी शायद वो मैदान में उतरने का फैसला किए होंगे। तो एक तो प्रशांत किशोर होंगे, दूसरी रेखा गुप्ता होंगी और तीसरा बीजेपी का कैंडिडेट होगा। इसके अलावा अन्य उम्मीदवार भी होंगे, जैसे लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अलग पार्टी बनाई है, जनशक्ति जनता दल, वो भी अपना उम्मीदवार वहां दे चुके हैं। लेकिन मुख्य तौर पर 3 उम्मीदवार हैं। अब इन तीनों उम्मीदवार में लड़ाई होगी। अब देखिए यहां पर लड़ाई किस तरह से टफ हो गई विपक्ष के लिए, क्योंकि ये सीट अगर बीजेपी जीत गई तो ये तो जाहिर तौर पर लोगों को लगेगा कि कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के खाते में ये सीट पिछले 3 दशकों से है, 30 साल से है। तो बीजेपी को लोग स्वाभाविक तौर पर मान रहे हैं कि उसका पलड़ा भारी है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर या आरजेडी का कैंडिडेट अगर चुनाव जीतता है तो इससे यह तय होगा कि बिहार में विपक्ष का मजबूत चेहरा कौन है। जनसुराज ये दावा कर रही है कि प्रशांत किशोर विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा है एनडीए के खिलाफ, क्योंकि सबसे ज्यादा आक्रामक वही हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव वही हैं, ये उनकी पार्टी दावा कर रही है। जबकि आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव तो स्वाभाविक तौर पर विपक्ष के बड़े नेता हैं, सबसे बड़ा चेहरा है, विपक्ष का चेहरा है, सीएम कैंडिडेट रहे हैं विपक्ष के, तो उनसे बड़ा चेहरा विपक्ष का कौन हो सकता है। लेकिन इस सीट पर जीत और हार से यह तय हो जाएगा कि बीजेपी का पलड़ा ही भारी था और वही जीती है, या विपक्ष से जो जीता है वो बड़ा चेहरा बन जाएगा। या तो प्रशांत किशोर या रेखा गुप्ता की तरफ से अगर वो जीतती हैं तो फिर तेजस्वी यादव बड़ा चेहरा साबित होंगे। ये लड़ाई है। अब जरा सोचिए कि यहां पर महागठबंधन में तकरार कहां बन गई विपक्ष में। हुआ यह कि आरजेडी ने जब तय किया कि रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाएंगे, उससे पहले कांग्रेस ने इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया। अब कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन इस बात के लिए नहीं किया कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट देना चाहती थी। कांग्रेस ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि जब प्रशांत किशोर उतर रहे हैं मैदान में, जबकि प्रशांत किशोर 2025 का विधानसभा चुनाव महागठबंधन के साथ मिलकर नहीं लड़े थे, वो अलग चुनाव लड़े थे। महागठबंधन एक तरफ था, एनडीए एक तरफ था और तीसरा पक्ष था वो प्रशांत किशोर का था। लेकिन इस बार कांग्रेस चाहती थी कि बीजेपी को बांकीपुर में झटका दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि यह सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। अगर बीजेपी को हम हराने में कामयाब हो गए तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, बीजेपी को एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए वो अपनी सीट नहीं बचा पाए जहां से वो चुनाव जीतते रहे। इसीलिए कांग्रेस आरजेडी से यह अपेक्षा कर रही थी कि आरजेडी अपना कैंडिडेट न देकर प्रशांत किशोर को पूरा विपक्ष सपोर्ट कर दे, ताकि प्रशांत किशोर वहां बड़ी ताकत बन जाए और वो चुनाव जीतने में कामयाब हो। लेकिन आरजेडी ने प्रशांत किशोर की उम्मीदों पर तो पानी फेरा ही, कांग्रेस को भी दरकिनार कर दिया, कांग्रेस को साइड कर दिया और आरजेडी ने साफ कर दिया कि नहीं, हमें 47 हजार वोट अगर मिले थे तो हमारी दावेदारी मजबूत है, हम वहां कैंडिडेट देंगे। और रेखा गुप्ता को ही फिर से उम्मीदवार बना दिया गया। अब यहां पर क्या हो गया कि आरजेडी को भी नुकसान और प्रशांत किशोर को भी नुकसान, क्योंकि बीजेपी का तो ऑलरेडी वहां गढ़ रहा है, बीजेपी का वोट बैंक बहुत मजबूत रहा है। और वो कैसे रहा है, मैं आपको जातिगत समीकरण से समझाता हूं। बांकीपुर विधानसभा सीट जो है, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में अगर बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित
सबसे सेफ सीट की बात करें तो जितनी सीटें बिहार में होंगी उनमें से एक सीट ये भी है, या कहें कि सबसे ज्यादा मजबूत सीट आप इसे कह सकते हैं बीजेपी के लिहाज से। कायस्थ वोटर, जो कायस्थ जाति होती है, वो मतदाता बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कायस्थ मतदाता आंख मूंद कर बीजेपी के साथ जाते हैं, और यहां पर कायस्थ वोट की संख्या बहुत अच्छी खासी है, और एक अंदाजा, एक अनुमान है कि लगभग 60-65 हजार वोट कायस्थ के हैं यहां पर। और कायस्थ वोटर के बारे में बांकीपुर में यह माना जाता है कि ये सारे के सारे बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, यानी इनमें से 5,000 10,000 भी खिसकने की उम्मीद विपक्ष के लोग नहीं करते। लोग मानते हैं कि ये 60-65 हजार अगर है और इनमें से जितने लोग वोट करने जाएंगे वो सब बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे, ऐसा अनुमान है। कायस्थ के बाद यहां पर यादव मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। अब यादव मतदाता अगर दूसरे नंबर पर है वोट प्रतिशत के मामले में, संख्या के मामले में, तो आरजेडी उम्मीद कर रही है कि ये तो हमारे वोटर हैं, ये हमें मिलेंगे। आरजेडी यही वजह है कि इस सीट को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि आरजेडी को लगता है कि यादव और मुस्लिम अगर ये दोनों हमारे साथ हो गए तो वैसे ही हमारा पलड़ा भारी होगा। और इसके साथ साथ रेखा गुप्ता जो वैश्य है, और वैश्य मतदाताओं की संख्या भी यहां अच्छी खासी है, लगभग 7-8% के आसपास, या कहें कि 10% के आसपास वैश्य मतदाता यहां पर हैं। इन्हीं से आरजेडी उम्मीद कर रही है कि रेखा गुप्ता भी वैश्य समुदाय से आती हैं। अगर रेखा गुप्ता को यह वोट मिला, अगर बीजेपी, हालांकि वैश्य जो मतदाता होते हैं वो बीजेपी के भी वोटर माने जाते हैं, क्योंकि बीजेपी को एक समय व्यापारियों की पार्टी कहा जाता था। विरोधी कहते थे कि ये तो व्यापारियों की पार्टी है, लेकिन ये कह कहकर उन लोगों ने एक तरीके से बीजेपी को मजबूत कर दिया, और यह साबित हो गया कि वैश्य मतदाता बीजेपी के साथ जाएंगे, जिसको लोकल भाषा में लोग कहते हैं कि बनियों की पार्टी है बीजेपी, ये विपक्ष कहता था। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो वैश्य मतदाता है वो बीजेपी के साथ खड़े हो गए। अब ये आरजेडी उम्मीद कर रही है कि अगर वैश्य मतदाता का आधा भी, मतलब जितने लोग हैं, जितनी संख्या है उसके आधे मतदाता भी अगर रेखा गुप्ता के साथ जुड़ गए, क्योंकि उनकी जाति जो है वैश्य है, अगर उनके साथ जुड़ गए तो यादव हो गए, मुस्लिम हो गए और वैश्य हो गए। अगर ये एकजुट हो जाते हैं तो हम वहां पर सीट निकाल लेंगे। लेकिन वो आसान नहीं है, क्योंकि आरजेडी तो इन 3 मतदाताओं पर फोकस कर रही है। बीजेपी के साथ कुछ और भी कॉम्बिनेशन है। बीजेपी के साथ राजपूत मतदाता हैं, बीजेपी के साथ ब्राह्मण मतदाता हैं, बीजेपी के साथ वैश्य मतदाताओं का एक बड़ा चंक है, और बीजेपी के साथ सबसे ज्यादा वोट वाला कायस्थ का वोट, पूरा वोट चंक बीजेपी के साथ है। यही वजह है कि बीजेपी को 3 दशकों में कोई टक्कर भी नहीं दे पाया। बल्कि हम ये कहें कि हर चुनाव के साथ बीजेपी ज्यादा अंतर से जीतती रही तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी का जो समीकरण है वो बीजेपी पर बिल्कुल फिट बैठता है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर जो खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो यहां पर कांग्रेस चाह रही थी कि हम प्रशांत किशोर को सपोर्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण वोट भी हासिल कर सकते हैं। अगड़ी जाति के नाम पर वो हो सकता है कि कायस्थ और राजपूतों का वोट भी थोड़ा पाले, और आरजेडी का जो वोट बैंक है मुस्लिम और यादव, वो भी उनके साथ चला जाए। रेखा गुप्ता भी प्रशांत किशोर के लिए प्रचार करें तो थोड़ा वैश्य का वोट भी चला जाए, तो शायद बहुत बड़ा चंक होगा। लेकिन आरजेडी ने उसको साइड कर दिया। ऐसे में अब दिक्कत हो गई आरजेडी के लिए भी और प्रशांत किशोर के लिए। आरजेडी का वोट कुछ प्रशांत किशोर छीन सकते हैं, प्रशांत किशोर का जो वोट होगा उसमें आरजेडी डेंट लगा देगी, और वहां पर बीजेपी को मिल जाएगा एक बार फिर से सेफ पैसेज। ये बीजेपी उम्मीद कर रही है, कैंडिडेट का ऐलान नहीं है। अब यहां पर यह मायने बहुत रखता है कि अगर नितिन नवीन ये सीट बीजेपी को जिता देते हैं, कैंडिडेट उनका जीत जाता है। माना यह जा रहा है कि चूंकि यह नितिन नवीन की सीट रही है, तो ऐसी अंदर खाने खबर है कि बीजेपी ने यह तय किया है कि नितिन नवीन ही यहां उम्मीदवारी भी तय करें, वही बताएं कि किसे कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, वही तय करें कि उम्मीदवार कौन होगा। और इसीलिए नितिन नवीन बिहार आने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 8 जुलाई को वो बिहार पहुंचेंगे और वही उम्मीदवार का ऐलान करेंगे, ऐसी चर्चा है। तो जाहिर तौर पर नितिन नवीन अगर अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं अपनी पसंद का, तो उन पर दारोमदार भी होगा कि वही उसे जीत दिलाए, वही उसके लिए काम करे। और नितिन नवीन चाहते भी यही हैं। अगर वो अपने कैंडिडेट को जिता देते हैं तो उनका कद बड़ा होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, क्योंकि पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
बंगाल का चुनाव हाल में जो जीत मिली है उसके बाद नितिन नवीन का कद वैसे भी बहुत बड़ा हो गया है, और ऐसे में अगर वो सीट बांकीपुर एक बार फिर से उपचुनाव नितिन नवीन के पक्ष में जाता है तो बीजेपी के लिए बड़ी जीत तो होगी ही, नितिन नवीन के लिए व्यक्तिगत तौर पर उनकी ताकत को कई गुना और बढ़ा देगी कि नितिन नवीन न सिर्फ खुद जीतने में जीत पाते हैं बल्कि वो अपने किसी दूसरे कैंडिडेट को उतारकर भी जिताने की क्षमता रखते हैं। इससे यह साबित हो जाएगा कि नितिन नवीन की बांकीपुर में पकड़ कमजोर नहीं हुई है और वो आज भी वहां की जनता को अपने पाले में करने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए यही वजह है कि ये जो समीकरण है, यही जो चर्चा हो रही है पूरे देश में हो रही है कि बांकीपुर का परिणाम क्या आएगा। आपको बता दूं कि बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान होना है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को चुनाव परिणाम आएंगे। सबको इंतजार इसी का है कि 30 जुलाई को क्या होता है और 3 अगस्त को जो परिणाम आते हैं वो किसके पक्ष में जाते हैं। लेकिन जरूर आप लोग नजर बनाए रखिएगा इस बात पर, जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि प्रशांत किशोर का जो रिजल्ट में उनका जो वोट होगा, जो उनका वोट प्रतिशत होगा, उनकी जो स्थिति होगी, वो प्रशांत किशोर का भी भविष्य तय कर देगी। क्योंकि प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। अगर प्रशांत किशोर ने कुछ चमत्कार कर दिया, जीत गए, तो कद उनका भी बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर चुनाव हार गए, अगर प्रशांत किशोर अच्छा वोट भी नहीं ला पाए, तो प्रशांत किशोर की भद्द पिटेगी। अपने पार्टी को एक भी सीट नहीं जिता पाने का पहले ही उन पर एक धब्बा लगा हुआ है, और अगर वो खुद भी चुनाव हार जाते हैं तो जाहिर तौर पर पार्टी में भी शायद जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको लगेगा कि नहीं, ये चुनावी रणनीति तो बना सकते हैं लेकिन खुद चुनाव जीतने की क्षमता प्रशांत किशोर में नहीं है। अगर वो चुनाव हारते हैं तो इस पर भी मुहर लग जाएगी। आरजेडी के लिए भी राह आसान नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर और आरजेडी दोनों आपस में भी लड़ेंगे और ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो देखना होगा 3 अगस्त को क्या होने वाला है, तब तक के लिए हम इंतजार करेंगे। लेकिन बांकीपुर सीट पर पूरे देश की तरह हम चाहेंगे कि आप सब भी नजर बनाकर रखिए। नितिन नवीन के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, उनके लिए यह बहुत बड़ा मुकाबला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड पर ऐसे ही तमाम वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।